नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है प्रमोद। लेकिन ये कहानी प्रमोद का नहीं है, उनका सगे चाचा जिनका नाम था बबलू। अब बबलू जो थे ना, मन के मौजे इंसान थे। अपने माता पिता की कई बातों पर विशेष ध्यान नहीं देते थे। जो उनका मन में आता था ना, जो जिद में कर लेते थे कि आज मुझे ये करना है, तो अब किसी नहीं सुनते थे। इसलिए घर में उनकी इज्जत नहीं होती थी। उनके जो पिता थे, पिटाई भी कर दिया करते थे कि तू ऐसे कैसे करेगा, मैं ये काम बता रहा हूँ, तू करता क्यों नहीं। अब उस टाइम जो बबलू अब पढ़ाई कर रहे थे और ऐसे ही घर में कुछ क्लेश हो गया परिवार में। अब उनके साथ में जो उनके पिता चाहते थे कि ये तो काम कर ले, लेकिन बबलू उल्टा काम कर रहे थे। अब इसी पर कुछ बाताबाती हो गई। खैर उसी टाइम बबलू नाराज होकर के और अपना घर छोड़ करके चले गए। कहाँ गए अब किसी को पता नहीं। जब शाम को घर नहीं लौटे, तब उनके माता पिता अब चिंता होने लगी कि बबलू कहाँ गए। आखिरकार जितने उनके दोस्त अब थे, मित्र थे, सबसे पूछा गया। तब जाके एक दोस्त ने बताया कि बबलू तो अब इस गांव में है नहीं, वो तो कहीं और चले गए, मुझसे कुछ पैसा उधार ले गए थे। अब बोले थे कि मैं जब लौटूंगा तो तेरा पैसा मैं दे दूंगा। आखिरकार बबलू का परिवार जो था अब एक तरह सदमे में आ गया कि छोटी छोटी बात अब कहाँ हर घर में होती रहती है। अब इतनी छोटी सी बात के लिए वो घर छोड़ के चला गया, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके। अब परिवार के लोग ढूंढने में लग गए, लेकिन बबलू का अब कहीं आता पता नहीं लग रहा था। हाँ, 1 महीने के बाद में किसी ने बताया कि मैं उनको एक ट्रक पर देखा हूँ, खलासी का काम करते हुए। अब उन्हीं के गांव का कोई रिश्तेदार था जो बबलू को जानता था। तब उनके माता पिता को चैन पड़ा कि चलो कहीं भी है, सुरक्षित तो है, लौटेगा एक दिन, घर जरूर लौटेगा। आखिरकार बबलू ऐसा क्यों किए थे? अब बबलू कहाँ थे, कर क्या रहे थे? क्या ट्रक में काम कर रहे थे? जो उनके साथ में जो कुछ घटा था, बबलू की जुबानी, बबलू की पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, मेरा नाम बबलू है। मैं अब एक तरह से कहूँ ना कि मनमौजी इंसान था। ऐसा मैं करना नहीं चाहता था। ना जाने मेरे अब दिमाग में एक ऐसी सनक सवार हो जाती थी। अब मैं अपने माता पिता के अब जो भी काम बताते थे उसका उल्टा काम करने लगता। वो कहते थे कि अब जा ये फलानी चीज ले आ, मैं कहीं और चला जाता था, दोस्तों के साथ खेलने लग जाता था। अब माता पिता नाराज हो ही जाते थे। जाहिर सी बात है, जब मैं उल्टा काम करूंगा तो नाराज तो होना ही है। खैर जैसे तैसे मैं अब अपना पढ़ाई भी कर रहा था, माता पिता काम में सहयोग भी देता था। लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में ना जाने ऐसा क्या फितूर भर जाता था कि मैं अपने माता पिता की बात को सुनता जरूर था, लेकिन उनकी बात को मानता नहीं था। ये मैं क्यों करता था मुझे कुछ मालूम नहीं होता था। अचानक ये सब हो जाता था। मेरे माता पिता मुझ पर नाराज हो जाते थे। इसी चक्कर में मैं घर छोड़ करके अब भाग आया था। लेकिन मैं घर में, गांव में अब रहने वाला व्यक्ति अचानक अपना घर छोड़ करके रोड पर आ जाए तो आप समझ सकते हैं उसके साथ में अब कैसा गुजरता होगा। मैं आ तो गया, मैं एक छोटे शहर में पहुंच गया, लेकिन अब मैं सोचने लगा कि मैं करूंगा क्या। हाँ, मेरी उम्र अब ठीक ठाक थी, जवान हो चुका था और इतना पढ़ा लिखा था कि मैं कुछ कर सकता था, लेकिन काम तो मिले। लेकिन मैं काम ढूंढने लगा तो मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। भूखे प्यासे मैं रोड के किनारे बैठा रहता था, पानी पी पी करके अपनी भूख को शांत करता था, प्यास बुझाता था। अचानक अब एक ट्रक आके मेरे पास में रुकी। वो भी शायद पानी भर रहे थे। जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ पानी की नलका था। अब मैं ना जाने उनसे बोल पड़ा कि भैया जी, आप मुझे कोई काम देंगे, मैं भूखा हूँ, खाना भी नहीं खाया हूँ। तब भैया जी की अब दया मेरे पर हुई। कहने लगे चल मेरे ट्रक पर, मेरे साथ काम कर, पैसा भी दूंगा, भोजन भी दूंगा, खाना भी खिलाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा बेटा। मैं तो इसके लिए तैयार हो गया था। इसके बाद मैं उन्हीं के ट्रक पर रहने लगा। ट्रक कभी कभी लोकल भी चलती थी, कभी लंबे सफ़र भी चलती थी। और अचानक अब वो अपना जो ट्रक लेकर के अब आ गए थे उड़ीसा के शहर में। उड़ीसा में आए। अब मैं अब एक तरह से कहूँ ना कि मुझे ट्रक का काम पसंद नहीं आ रहा था। मैं ऐसा काम कभी करना नहीं चाहता था।
अब मुझे बड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब करूं तो क्या करूं। अब मेरे पास में और कोई काम तो था नहीं। मैं पढ़ा लिखा था। अब मैं चाहता था कि जैसे मैं पढ़ा लिखा हूं वैसा ही कोई काम मिले। लेकिन ये ट्रक वाला काम बहुत भारी था। अब भारी इस टाइम होता था जब ट्रक के पहिए बदलने होते थे, ट्रक का पूरा सफाई करना पड़ता था। तब मुझे यह करता था। लेकिन भैया जी मुझे बहुत बुरे वक्त पर सहारा दिया था, इसलिए मैं उनको छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन वो मेरे मनोदशा समझते थे। अब मेरा नाम लेकर कहते थे कि बबलू, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो ये काम छोड़ दे। लेकिन छोड़ के जाएगा कहाँ? घर से तो भाग के आया, घर तो जा नहीं सकता, तो फिर जाएगा कहाँ? हाँ, ऐसा कर, अब काम ढूंढते रह जब तक मैं इस शहर में हूँ, अपने लिए कोई काम को तलाश कर ले। आखिरकार जब मैं उड़ीसा में था तो एक काम मुझे गोदाम में मिल गया था। गिनती करने का था माल का। हाँ, वो काम मैं अब एक तरह से पा लिया था। मैं बहुत खुश था। भैया जी को जाकर बताया कि मुझे काम मिल गया है, तब वो भी खुश हुए। कहने लगे आज तो मैं निकल रहा हूँ, जब मेरा चक्कर लगेगा तब मैं आऊँगा, मैं तुम्हें देखूँगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना, लेकिन आने में महीना दिन भी लग सकता है। भैया जी बता करके अपना ट्रक लेके चले गए थे। इसके बाद मैं उस काम में लग गया था। अब वो काम गिनती का था, लिखा पढ़ी का था। हाँ, मैं बखूबी कर रहा था। लेकिन वो जो काम था ना, जो मैं कर रहा था, अब मेरे पीछे कोई करता था और वो छुट्टी पर गया हुआ था। अभी 10 ही दिन हुआ था, अब तभी वो लौट आया। मुझे अपने काम पर पाके वो नाराज हो गया। तब मैं कहने लगा, भैया आप कौन हो? मैं तो अपना सेठ के कहने से काम कर रहा हूँ। तब वो कहने लगा कि देखो, ये मेरा काम है, तुम इस काम को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। आखिरकार अब मैं नए शहर में था, अनजान था, और डर लग रहा था कि ना जाने ये इंसान मेरे साथ में क्या करे। इससे बेहतर है कि लड़ाई झगड़ा ना हो। मैं चुपचाप काम छोड़ दिया था, डर गया था। अब मैं कहूँ, अब खाली बैठ गया था। मेरे पास में कुछ काम नहीं था, बस एक दारू का ठेका था और वहाँ पर कुछ दुकानें लगी हुई थी, और वहाँ जा कर के मैं बैठ जाता था। अब कई लोग वहाँ बैठ कर के दुकान में दारू पीते थे, चखना वखना खाते थे, और जब मैं वहाँ बैठा रहता था ना, तो लोग मेरी तरफ देखते थे, कुछ खाएगा क्या? मैं भूखा रहता था तो बोलता था हाँ कुछ खिला दो। अब वो कुछ दे देते थे, मैं कुछ खा भी लेता था। कई लोग तो जिद करते थे कि ले थोड़ा सा पैग ले ले, सारी अब कष्ट तेरा दूर हो जाएगा। मैं दारू नहीं पीना चाहता था, लेकिन अब क्या करूं, मैं दारू भी पीना शुरू कर दिया। लोग वहाँ जो बैठ के पीते थे, अब वो मुझे पैक दे देते थे कि ले पी ले, मेरे लिए सिगरेट ला दे, मेरे लिए बीड़ी ला दे, तम्बाकू ला दे, जहाँ एक बोतल और दारू लिया। मेरा बस यही काम रह गया था। मैं वहीं पर बैठा रहता था, लोगों का सेवा भाव करने लगा। उस काम में भी कोई मेहनत नहीं था। अब बदले में मुझे कुछ पैसा लोग दे के जाते थे कि देख भूखा मत रहना, खाना खा लेना। अब इस तरह कहूँ ना कि मेरी दिहाड़ी वहीं पर निकलना शुरू हो जाती थी। अब कहूँ ना कि घर बैठे मेरे को, घर क्या बैठना मतलब वहाँ बैठे बैठे मुझे एक नया काम मिल चुका था। लोग भाग के मैं सेवा करता था, जो कहते थे अरे बबलू जाके मेरे लिए एक बियर ले आ। मैं दौड़ के जाता था, ठेके से बियर लेके आ जाता था। अब पैसे खुला उनको वापस करते कहते थे कि तू अपने पास में रख ले, खाते पीते रहना। सही कहूँ ना कि ये काम मुझे अब अच्छा लगने लगा था। कोई मेहनत नहीं था, खाने को मिलता था, दारू पीने को मिलता था और पैसा साथ में नगद मिलता था। बस एक चीज़ की कमी थी, मेरे पास में कोई अपना घर नहीं था। मैं रात को बस अड्डे पर अब जाकर सोता था, और सुबह अब वहीं पर नहाना धोना, और इसके बाद मैं उस दारू के सामने मैं आ जाता, ठेके के पास में आ जाता था। अब फिर अपना काम वही शुरू कर देता था, लोग बाग का सेवा करना। अब तो लोग मुझे अब सब विश्वास भी करने लगे थे। अब मुझे अब पैसे दे करके अब कह देते थे कि जहाँ ये सामान लिया। मैं बड़ा ईमानदारी से अब लोगों को काम करता था, सेवा करता था। अब कई लोग मुझ पर मेहरबान भी थे। इस तरह करते करते महीना दिन बीत चुका था। अब मैं देख रहा था कि एक अधेड़ व्यक्ति रोज शाम को आता था और मेरे को वो घूर घूर कर देखता था।
वो भी दारू पीता था, चखना खाता था और मुझसे शायद बात करने की कोशिश करता था, लेकिन हिचक रहा था। आज जब तक मुझे कोई ना बुलाए तो मैं उनके पास जाता ही नहीं था। मैं भी आराम से बैठा रहता था। कोई मेरा नाम लेकर पुकारता था, बबलू, तब मैं उनके पास जाता था कि जी भैया बताइए, कोई काम है क्या? जो कोई काम होता तो मुझे बता देता। आखिरकार एक हफ्ता मैं तक उस अधेड़ व्यक्ति को देखा था। जब मैं उसकी तरफ नजर करता था ना, तो हमेशा मुझे घूरता रहता था। ना जाने मुझे ऐसा क्यों देखता था। आखिरकार एक शाम को जब करीब 9 बज रहा था, तब वो शख्स मुझे अब उस जगह पर दिखाई दिया जहां बैठ करके दारू पीता था। तब वो मुझे अब इशारे से बुलाने लगा। मैं समझा कि चलो इसका भी सेवा भाग कर दूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे। यही तो मैं करता था, यही तो मेरा जॉब था। पैसे बचाता था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो बैठने के लिए बोला, बैठो बैठो लड़के। मैं बैठ गया। मैं बैठते पूछा कि आपको कुछ चाहिए तो मैं ला के दे देता हूं। बोला कि नहीं, अभी नहीं, तुमसे बात करनी है। मैंने बोला जी बताइए, बात क्या करनी है? तब वो कहने लगा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं अपना जगह का नाम बताया। बोले, इतनी दूर कैसे आ गए हो? मैंने बोला कि चाचा छोड़िए ना, अब मेरे से गलती हो गई, मुझे अपना घर बार तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं भी कसम खा लिया हूं कि जब तक मैं सही ढंग से पैसा ना कमा लूं, अब पैसे वाला ना बन जाऊं, घर लौटूंगा नहीं। चाचा हंसने लगे और कहने लगे कि तुम इस जगह पर कैसे पैसे कमा सकते हो? कितना पैसा कमा लोगे? कैसे तुम अब एक तरह से अमीर बन सकते हो? वो समझा रहे थे, लेकिन मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। हाँ, अब मैं रोज का मेहनता तो कमा लेता था। अब जितनी एक दिहाड़ी होती थी उससे ज़्यादा ही मेरे पास में पैसे आ जाते थे। पैसे में जमा रखता था। मैं बताने लगा, चाचा देखिए, रोज का आप लोगों को सेवा करता हूँ तो कुछ पैसे मिल जाते हैं और मैं उनको जोड़ करके मेरी दिहाड़ी निकल जाती है। हंसने लगे। हाँ, तब कहने लगे, जा एक बियर लेके आ। पैसे दिए। अब मैं जल्दी से अब जा करके बियर लाया। बाकी पैसा अब देने लगा तो कहने लगे, अब अपने पास रख। अब तो ये मेरी बख्शिश थी, इसीलिए तो मैं काम करता था। जेब में पैसा रख लिया, खुश हो गया, चलो अब दिहाड़ी आज अच्छी बन जाएगी। तब वो चाचा मुझे फिर बुलाए, अरे सुनो बेटा। तब मैं उनके पास गया। कहने लगे, तुम रहती कहाँ हो? मैंने बोला, चाचा मैं बस अड्डे में सो जाता हूँ, और तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है, और कमरा तो मैं ले नहीं सकता, अब इतना भाड़ा मैं कैसे दे पाऊंगा। तब वो जो दृढ़ व्यक्ति थे यानी चाचा कहने लगे, ये काम कर, मेरे घर पर चल, मेरे घर पर रह, ये जो तू काम कर रहा, जितना पैसा मिल रहा है, अब इसे मैं तेरा डबल पैसा दूंगा। काम बस यही ऐसे ही करना है, सामान ले आना, जो मैं कहूँ अब वो सब चीज़ लेके आना है। जब मैं कहूँ कि हाँ चलना है तो मेरे साथ चलना। तुझे साइकिल चलाने आती है? मैंने बोला, हाँ साइकिल भी चलाने आती है, स्कूटर भी चलाने आती है। बोला, स्कूटर चला लेता है? मैंने बोला, हाँ वो भी सीख रखा हूँ। अब चाचा तो खुश हो गए। कहने लगे, ठीक है, देख आज से तेरी मैं सैलरी इतना रखता हूँ, कम हो तो अभी बता देना। मैं हिसाब लगाया, जितना मैं रोज कमाता था और उसका वो डबल था। तभी मैं थोड़ा सा सोच विचार कर रहा था। तब चाचा बोले, चल तेरी सैलरी और बढ़ा देता हूँ, अब तो खुश है ना तू? देख, कपड़ा लत्ता, रहने का, खाने पीने का सब मेरी व्यवस्था होगी। तू तो अपना सूखा पैसा बचा लेगा। अब पैसा अपना जमा कर, जब ढेर सारा पैसा हो जाए तो अपना घर चले जाना। बात समझ में आ गई थी, मैं भी खुश था। मैं कहने लगे, चाचा कब से आपके काम पर लगना है? चाचा कहने लगे, कब से? अभी से। अब तू मेरे साथ में चल, मेरे घर पर, आज से तेरी नौकरी पक्की, ड्यूटी शुरू। सही कहूँ ना, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। चाचा जिस हिसाब से बोल रहे थे ना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसा कोई काम मिल जाएगा। एक अनजान शहर में एक अनजान लड़के को अब इतना बड़ा बात हो जाए तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। अब मेरी आंखों में आंसू निकल रहे थे। चाचा कहने लगे, अरे तू अब मर्द बनना, रोता क्यों है? चल मेरे साथ में, आज से तेरी नौकरी शुरू हो, अब तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब चाचा के साथ में मैं रिक्शे में बैठ करके और चाचा के घर पर आया।
घर देखा ना, बिल्कुल सुनसान जगह पर था उनका। कॉलोनी थी, लेकिन कॉलोनी से अलग हट करके बिल्कुल सुनसान एरिया में अपना अब वो मकान ले रखा था। बातों बातों में पूछा, चाचा इतनी सुनसान जगह पर क्यों मकान लिया? और तब हंस के चाचा कहने लगे, अरे बेटा, ये मेरा अपना मकान नहीं है, ये किराए का मकान है। मेरा मकान तो कहीं और है। मैं किसी काम से अब शहर शहर भटकता रहता हूँ, तो कहाँ कहाँ मकान खरीदता रहूँगा। इसलिए मैं बेटर समझता हूँ कि किराए का मकान ले लो। कुछ महीना मुझे काम करना होता है, अब फिर दूसरे शहर में चला जाता हूँ। अब चाचा सब कुछ अपने बारे में जो बताना चाहते थे वो बता रहे थे, जो नहीं बताना चाहते थे वो बिल्कुल नहीं बता रहे थे। तब मैं बोला कि आप अकेले ही रहते हो इस घर में? कहने लगे नहीं, और भी लोग हैं। अब एक तरह से मेरा सा छोटा सा परिवार है, मेरे परिवार मेरे साथ में रहता है। मैंने बोला, आंटी भी हैं, चाची भी हैं? वो मुस्कुरा पड़े। मैं फिर पूछ नहीं पाया, ना वो बता पाए। अब एक तरह से बात को बदल दिए थे, मेरे परिवार के बारे में पूछने लगे थे। और तब मैं समझ गया, इतना पढ़ा लिखा था कि अपने परिवार में के बारे में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं बता रहे थे। आखिरकार जो उनका घर था ना, अब एक तरह से दो दरवाजे थे। एक तो चौड़ी सड़क पर था और एक पतले रोड पर था, बैक साइड का। मुझे बैक साइड के एरिया में ले गए और फिर वहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा था, उस दरवाजे को खोले और अंदर लेके आए। एक कमरा था, बड़ा सा हॉल जैसा था। लाइटें वाइटें जलाई, वहाँ पर तखत भी पड़ा हुआ था और कुछ कबाड़ जैसा सामान था। कहने लगे, बबलू अब तेरा घर है, तू इसमें आराम किया करना। देख, आज रात तू आराम कर, कल से काम पर लगना है। अब मैं अब क्या कहूँ? अब मुझे घर भी मिल चुका था, नौकरी भी मिल चुकी थी, अब भोजन पानी सब कुछ मिलना था। तब चाचा निकलने लगे। तब मैंने देखा कि उस जो घर था हॉलनुमा, उसमें भी एक दरवाज़ा था जो आगे वाले कमरे को आपस में जोड़ता था, लेकिन वो अंदर से बंद था। अब शायद अंदर से ताला लगा था, सिटकनी लगी थी, मुझे नहीं पता। लेकिन चाचा इधर से नहीं गए। अगर वो चाहते थे इधर से भी जो भी उनका परिवार के लोग थे उनको आवाज़ दे के दरवाज़ा खुलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वापस मुड़ कर गए और दूसरी साइड से अपने घर में पहुंचे थे। और इसके बाद करीब 10 साढ़े 10 बजे वो लौटे, हाथ में थाली लिए हुए, और आकर के अब कहने लगे, बबलू तेरे लिए मैं खाना लाया, भोजन कर ले और आराम कर ले। तुझे मछली पसंद है ना? मछली खाता है ना? मैं देखा हूँ अब दारू के ठेके पर। तब मैंने कहा, हाँ चाचा, मछली तो मेरी फेवरेट है, तो आज घर में मछली बनी थी और उम्मीद करता हूँ तुझे पसंद आएगी, मछली और चावल। मैं तो खुश हो गया था। कहने लगे, भोजन करके थाली यहीं रख देना और सुबह मैं जब आवाज़ दूंगा तब उधर से घूम के आना। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि जब शॉर्टकट दरवाज़ा था अब इस तरफ से उस तरफ जाने का, तो इस दरवाजे का प्रयोग क्यों नहीं करते थे? अब अंदर से वो दरवाजे खोल के आ सकते थे बड़े आराम से, अब बहुत कम समय लगता। अब इतना बड़ा चक्कर काट करके वो आते थे जाते थे, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा था। खैर, मैं समझना भी नहीं चाहता था कि अब इनका परिवार में जो भी कुछ है शायद पर्दा रखना चाहते मुझसे, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। और मैं भी इससे ज़्यादा सोच नहीं पाया। अब सुबह हो गई, इसके बाद मैं भी अब तैयार हो गया, नहा धो करके अब जो भी मेरे पास में थैले में कपड़े था पहन कर रेडी हो गया कि चाचा कब आवाज़ देंगे, कब जाऊंगा। आखिरकार 7 बजा और तब चाचा का उसी कमरे के अंदर से आवाज़ आई, बबलू बबलू मेरी आवाज़ आ रही तुम्हें? तब मैं जोर से चिल्लाया, हाँ चाचा आवाज़ आ रही है। तो सुन बेटा, आगे से घूम के आ जा, नाश्ता रेडी है और हमें कहीं चलना भी है, देर मत करना। मैं कहूँ ना कि मैं दौड़ते हुए, पहली मेरी नौकरी थी, हाँ मैं ईमानदारी से काम कर रहा था, पूरा चक्कर काट करके अब फ्रंट गेट से अंदर आया। दरवाज़ा खुला हुआ था। तब मैं देखा कि वो जो दरवाज़ा था, एक अंदर में कमरा था, उसमें मोटा पर्दा लगा हुआ था, मतलब उसके अंदर में चाचा का परिवार था। मैं अभी तक देख नहीं पाया था कि कौन था, चाची थी या उनके बच्चे भी हैं। अब मुझे जानकारी नहीं थी, ना तो सामने आए ना मैं देख पाया। चाचा नाश्ता लगा चुके थे। कहने लगे, बेटा
जल्दी खा ले, इसके बाद हम लोग कहीं निकलेंगे। नाश्ता कर लिया और तब मैं तैयार था कि चाचा अब कहाँ मुझे लेके चलेंगे। कहने लगे तू साइकिल चलाता है ना। मैंने बोला फिर वही बात कि चाचा मैं स्कूटर भी चला लेता हूँ। तब चाचा हंस के कहने लगे अभी देख मेरे पास में साइकिल है, अगर तू स्कूटर चलाता है तो स्कूटर भी ले लेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है, आगे से हम स्कूटर पर चला करेंगे, लेकिन अभी तो साइकिल से काम चलाना पड़ेगा। चल बेटा हमें कहीं चलना है। साइकिल मैं चला रहा था, कैरियर पर चाचा बैठे थे। अब मजे में साइकिल चलाता हुआ अब जिधर जिधर चाचा कह रहे थे अब फलानी जगह चल, मैं लेके चलता था। एक तरह से साइकिल ड्राइवर बन चुका था मैं, यही तो काम था मेरा। अब कुछ अपने दोस्तों के पास, कोई जानकारों के पास वो मिलते थे। और इसके बाद अब मुझे एक रास्ता बताने लगे जो जंगल की तरफ जाता था। कहने लगे अब इस रास्ते पे हमें चलना है। अब मैं एक तरह से अपना फर्ज निभा रहा था, बिना कोई सवाल किए, और उस रास्ते पे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो जो जंगल का एरिया था ना, थोड़ा घना होने लगा। जो रास्ता था अब वो थोड़ा छोटा होने लगा। दोनों साइड में पेड़ थे, घने घने पेड़ अब आगे होती जा रही थी। अब एक जगह पर उन्होंने बोला कि बेटा साइकिल रोक दे। साइकिल रोक दिया। अब फिर कहने लगे तो अब यहाँ पर इंतज़ार कर, मुझे थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 10 मिनट भी और 1 घंटा भी, तुम यहाँ से हिलना मत ना। अब एक तरह से मैं वहीं पर रुक गया था। चाचा जो थे ना, एक पगडंडी पकड़ करके और जंगल के साइड में चले गए थे। अब वहाँ किससे मिलने गए थे मुझे मालूम नहीं चला। अब तो मेरा जो नौकरी था मैं वो कर रहा था, साइकिल की रखवाली कर रहा था, चाचा के आने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन चाचा 10 मिनट बीता, आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, मैं देख रहा था कि अब शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, चाचा का कहीं पता नहीं है। आखिरकार कुछ देर के बाद चाचा नजर आए। अब उनके हाथ में एक थैला था, मैला कुचैला। अब फिर अपने जो थैला अब साइकिल पर टांग रखे थे और उसमें वो मैला कुचैला पोटली एक थी और उसको अब उस थैले में रख दिए। चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अब वो मुस्कुराहट किस लिए थी मैं समझ नहीं पाया। तब वो कहने लगे चल बेटा आज का काम अब पूरा हुआ, चल अब घर पर चलते हैं, आराम करते हैं, लेकिन चलने से पहले ठेका पे चलना, हम वहाँ पर दारू वारू लेंगे और फिर हम चलेंगे, आज एंजॉय करेंगे, घर पर ही। मैं भी खुश था, चलो जी अब हमारा मालिक खुश तो मैं भी खुश। घर गए। अब उसी बैठक में जो बाहरी कमरा था, अब एक तरह से चाचा ने पूरी पार्टी का इंतजाम कर लिया। अंदर जाते थे और तला हुआ पकोड़े, मछली के पकोड़े और सब लेके आते थे। हम दोनों लोग एंजॉय करते थे। जब मुझे थोड़ा सुरूर चढ़ गया ना, तो मैं अपनी दुनिया में आ गया था, जैसे मैं पहले गांव में हुआ करता था। जब अपनी जीत पर आ जाता था ना, तो मैं किसी के आगे झुकता नहीं था, चाहे वो मेरे माँ हो या मेरे पिता हो, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे कोई भी हो। बस वो सनक अब मुझे सवार हो गई थी। अब मैं चाचा से पूछने लगा कि चाचा ये पहले बताओ, मैं वहां पर साइकिल पर बैठा खड़ा होकर के इंतजार कर रहा था, आप कहाँ गए थे उस जंगल में? और उधर से आप आए तो आपके हाथ में एक पोटली थी, मैली कुचली पोटली, तो उसमें क्या था? चाचा मेरी तरफ घूर कर देखने लगे और कहने लगे तो अपने काम से काम रखना बबलू, ये सब सवाल क्यों पूछ रहा है? लेकिन मैं तो जीत पर अड़ा हुआ था, अब एक तरह से सुरूर चढ़ा हुआ था। अब मैं कह रहा था कि नहीं चाचा, अरे बताओ ना बताओ ना। चाचा एक तरह से गुस्सा हो गए और कहने लगे तुझे ज़्यादा चढ़ गई है, चल मैं तेरे कमरे में सुला देता हूँ। अब मुझे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ करके अब बैक साइड वाले दरवाजे पर आए। अब मुझे एक तरह से तकत पर सुला करके अब कहने लगे देख बबलू, अब बदमाशी अब मत करना, अगर ऐसा करेगा तो कल से मैं तुझे दारू नहीं दूंगा। आखिरकार अब मैं सहम सा गया था, नशा उतरने लगा, कहीं मेरी नौकरी ना चला जाए। तब मैं कहने लगा अरे चाचा माफ़ करना, मुझे सुरूर आ गई थी, अब मुझे माफ़ कर देना। चाचा मुस्कुराए और कहने लगे ठीक है बेटा, अब आगे से ऐसी नादानी मत करना, मेरे से सवाल मत करना इतना सारा। मैं खामोश रह गया, नशा उतर चुका था। अब मैं कहूँ ना कि मुझे थोड़ा सा ग्लानि से महसूस हो रही थी कि मैं ऐसा सवाल
चाचा से क्यों पूछने लगा। मुझे क्या हो गया था अचानक। इससे ज़्यादा मैं तो अब पी लेता था, तब भी मुझे कोई नशा नहीं चढ़ता था, लेकिन आज क्या हो गया, यही सोच विचार कर रहा था। और तब तक चाचा कुछ देर के बाद में लौटे, थाली हाथ में ले हुए, और कहने लगे कि ले भोजन कर ले, खाली पेट नहीं सोते। अब एक तरह से मछली थी, मछली मेरी फेवरेट थी। मैं तो देख करके खुश हो गया था कि चाचा मेरी कितनी कदर करते हैं, मेरी हर इच्छा का ख्याल रखते हैं। हमें उनसे ऐसे उल्टे सुलटे सवाल नहीं पूछना चाहिए। आखिरकार रात में चैन से सोया। इसके बाद अगले दिन वही सब सिलसिला। साइकिल का ड्राइवर बना हुआ था, चाचा को बिठा के कैरियर पर जहाँ जहाँ कहते मैं चलता रहता। हाँ, अब उस जंगल में नहीं गए थे, अपने जो जानने वाले लोग थे उनसे मिलते थे और समय पास करते थे। और फिर हम शाम को टाइम ठेके से बोतल लेकर के लौट आए। ऐसा ही हफ्ता दिन तक चलता रहा, और मैं भी अब एक तरह से खुश था कि चलो मेरी दिहाड़ी तो बन रही है, मुझे क्या परवाह है। अब जब हफ्ता दिन गुजर गया ना, तब चाचा एकदम तैयार हो गए थे सुबह सुबह। और उनके पास अब कुछ थैले में सामान भी था, औजार जैसे जमीन खोदने का। वो सब लेकर के अब कहने लगे चल बबलू चलते हैं, आज से थोड़ा लंबा सफ़र है, हमें जल्दी निकलना होगा और तभी हम शाम तक लौट आएंगे, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। अब मैं समझ नहीं पाया कि हम कहाँ जाएंगे। अब चाचा के कहे हुए रास्ते पर मैं निकलता जा रहा था। अब फिर वही जंगल का एरिया आ चुका था, लेकिन ये जगह कुछ और थी। एक जगह पर अब मुझे खड़ा कर दिए कि बबलू यहाँ से हिलना मत, इंतजार करना मेरा, टाइम भी लग सकता है आज जल्दी भी आ सकता हूँ, और इसके बाद हम लोग घर चलेंगे। चाचा थैला लेकर के निकल चुके थे। उसमें जमीन खोदने वाला अब औजार थे, खुरपी थी, पता नहीं क्या क्या रहा उसमें, औजार लेके चले गए। मैं वहीं इंतजार करता रहा, समय काटता रहा। आखिरकार 4 घंटे के बाद वापस आए। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे अब एक तरह से अच्छी कमाई करके आ रहे हैं। अब फिर आते ही कहने लगे चल बबलू आज का काम हो गया, चल अब चलते हैं, सीधा ठेके पे चलना, और फिर वहां से बोतल लेकर के घर चल पड़ेंगे, आज फिर हम पार्टी करेंगे। मैं भी खुश था, लेकिन अब पूछने का हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि चाचा इस जंगल में आकर के आप कर क्या रहे थे। आइए, जमीन खोदने का औजार लेकर के कहाँ गए थे, क्या खुदाई कर रहे थे, क्या अब खोदने के बाद में मिला। लेकिन मैं पूछ नहीं पाया, डर लग रहा था कहीं चाचा नाराज हो गए तो ये भी मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं तो पैसा जोड़ने पर लगा हुआ था कि जब मेरे पास में मोटा पैसा हो जाए तब अपने गांव लौटूंगा, नहीं तो मेरी माँ बाप नाराज हो जाएंगे। ना जाने मैं कैसा सोच पाल रखा था, जब मैं बहुत सारा पैसा उनके पास दे दूंगा तब वो मेरी गलती माफ़ कर देंगे। मैं ऐसे ही अपने मन में अब एक तरह से ख्याल अब सोच रखा था। अब मैं भूल गया था कि आखिर वो मेरे माँ बाप हैं, वो मेरी कितनी चिंता कर रहे होंगे, आखिर मैं उनकी औलाद था। जिस हालात में घर लौटूं अब वो मुझे गले लगा सकते थे, लेकिन ये बात मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल चुकी थी। मैं बिल्कुल डरा रहता था कि घर जाऊंगा तो कैसे। जाते मेरे माता पिता मुझे पिटाई करने लगे, कहाँ गया था, जैसे पहले होता था। अब मैं तो भूल गया था कि वो लोग कितने व्याकुल होंगे, मेरी चिंता कर रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन इन सब बातों से मैं अलग था। खैर मैं बताऊं, अब उसके बाद चाचा पार्टी दिया, अब उसी घर में, लेकिन मैं अपने कंट्रोल में था, मैं बहका नहीं। मैं बहकना चाहता भी नहीं थी। कोई चीज़ की कमी होती, चाचा खुद वो मोटा पर्दा उठा करके दूसरे घर में जाते, शायद किचन उसके अंदर ही था, और वहाँ से तले हुए पकौड़े, मछली के पकौड़े लेके आते थे। अब फिर हम दोनों मिल करके खाते थे, दारू का एंजॉय करते थे। अब फिर वही अपने कमरे में मैं आ गया, आराम करने लगा। अगली सुबह जब मैं उठा ना, तो जब अपना चाचा के पास पहुंचा तो चाचा तैयार हो रहे थे, और मुझे देखते ही मुस्कुरा के कहने लगे, अरे आ गया, बड़ा जल्दी आ गया आज, चल अच्छा हुआ, देख आज तुझे कहीं नहीं जाना है, मैं जा रहा हूं कहीं पर, देख इसके बाद ये घर का ख्याल तू रखना, है ना। मैं हो सकता है कि आज लौटूं, कोई विशेष काम रुक गया तो मुझे रात रुकना पड़ेगा, कल मैं आऊँगा फिर। ये घर का अच्छी तरह से ख्याल रखना,
वैसे तो मेरे घर में हर चीज रखा हुआ है। अब आते जाते इस घर को देखते रहना कि कोई चोर उचक्का इस घर में ना आए। अब चाचा जो मुझे काम दे के गए थे, अब मुझे काम निभाना था। अब मैं पूछने लगा कि चाचा वाकई बताओ, मैं भी आपके साथ चलूं? तब वो मना कर दी, नहीं नहीं, तेरी जरूरत नहीं है, मुझे एक लंबा सफर पर जाना है, अब मैं साइकिल से नहीं जा सकता, बस से जाना है। अब मुझे अब रुकना पड़ा, लेकिन जाते जाते चाचा कहने लगे कि देख, जैसे बताए हो ना, मेरे घर के आसपास कोई लोग दिखाई न दे, ये तेरी जिम्मेवारी है। अगर मैं रात में लौट गया तो चल ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन रात में भी आकर के राउंड मारते रहना। हाँ, इस घर में अकेले तुम मत घुसना, जब तक मैं न रहूं तो अंदर नहीं जा सकता है। तू अपने कमरे में रहना और बाहर बाहर से रखवाली करना है, ताकि कोई चोर उचक्का हमारे घर में आ ना सके। चाचा सब समझा बुझा करके अब फिर वो निकल गए। मैं भी अब थोड़ा चैन का सांस लिया कि चलो आज मुझे साइकिल नहीं चलानी पड़ेगी। मैं अपने कमरे में आ गया, आराम करने लगा। अब मुझे भूख की चिंता थी कि मैं खाना कैसे खाऊंगा। पैसे थे मेरे पास में, लेकिन मैं सोचा जब अंदर परिवार है, चाचा का परिवार है, चाची होगी, अब उनका और भी कोई परिवार होगा, बेटा बेटी। बेटा तो मुझे दिखाई नहीं दिया, ना बेटी दिखाई दी। मैं उनके परिवार में किसी को देख ही नहीं पाया था। दरवाजे पर मोटा पर्दा लगा रहता था। अगर बेटा बेटी होती तो बाहर जरूर निकलते, और चाची को तो मैं देख ही नहीं पाया था कि चाची कैसी है, गोरी है, काली है, मैं देख ही नहीं पाया था। लेकिन खाना जो भी बनता था ना, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लजीज खाना होता था, खास करके मछली का आइटम। अब जो भी थी चाची बनाती थी कि चाचा का बेटी बनाती थी, कौन बनाता था मुझे पता भी नहीं था। अब जब दोपहर का टाइम हो गया, मुझे भूख लग रही थी। नाश्ता मैं तो कर लिया था चाचा के सामने बैठे हुए, और चाचा ने यह भी नहीं कहा कि मैं खाना कहाँ खाऊंगा। अब मैं सोच लिया कि मैं दरवाजे पर जाऊंगा और आवाज़ दूंगा। अगर मुझे खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास पैसे हैं, जाकर ढाबे पर खाना खा लूंगा, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं दोपहर के टाइम में दरवाजे पर दस्तक दिया। अंदर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे उस कमरे में कोई है ही नहीं है। मैं आवाज़ दिया कि मैं बबलू, मुझे भूख लगी है, अगर आप मेरी कोई आवाज़ सुन रही हैं तो मेरे खाने का प्रबंध कर दीजिए, अगर हो सकता है तो। मैं आवाज़ देकर के एकदम शांत रह गया, लेकिन कोई भी सुगबुगाहट उस घर में बिल्कुल नहीं हुई। ऐसा लग रहा था उस घर में कोई है ही नहीं। चाचा जैसे गए, वो घर बिल्कुल सुना सना हो गया। तो आखिर उस घर में से पर्दे से हटा करके जो जाते थे सामान लेने के लिए, खाना पीना, आखिर वो घर में बनाता कौन था? मुझे बड़ा ताजुब होने लगी। और उस घर में यूँ कहूँ ना कि बाहर से ताला भी बंद नहीं था, वो अंदर से बंद था। मतलब उस घर में कोई था, लेकिन कौन था, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा था, और मुझे खाना भी नहीं मिल रहा था। ना तो कोई सुगबुगाहट, ना कोई अब इस तरह का आवाज़ कि जैसे मैं समझ सकूँ कि उस घर में कोई है। अब मैं समझ चुका कि शायद चाची होगी। अब चाचा तो गए, अब वो अपना आराम कर रही थी। चलो मैं क्यों तकलीफ दूँ। मैं जाकर के रोड साइड पर ढाबा पर खाना खाया, अब फिर आराम से अपने कमरे में आ गया। और ऐसे में कई बार चक्कर लगा लेता था। अब शाम हो चुकी थी, मुझे रात की खाने की फिक्र थी, लेकिन अभी टाइम था। अभी 8-9 बजे के बाद चाचा के घर में खाना रेडी होता था, मैं जानता था। अब जैसे रात हुई ना, फिर मुझे फिक्र होने लगी। मैं एक तरह से रखवाली भी कर रहा था, राउंड भी मार रहा था। उस दरवाजे पर जाता था कि कभी दरवाज़ा खुला मिल जाए, लेकिन वो दरवाज़ा खुलता ही नहीं था, एकदम बंद था। जब 9 बज गया ना, तब मैं दरवाजे पर गया, दस्तक दिया कि देखिए मुझे भूख लगी है, अगर आप मुझे खाना दे सकती हैं तो बता दीजिए, नहीं तो मैं बाहर जाके खाना खा के आ जाऊंगा। इस बार भी एकदम खामोशी थी, जैसे उस कमरे में कोई हो बिल्कुल नहीं हो। बिल्कुल शांति फैली हुई थी, अंधेरा अंदर से जैसा लग रहा था। अगर कोई इंसान रहता तो घर में दिया बाती जरूर जलती, बाहर में कुछ न कुछ प्रकाश तो जरूर आता, लेकिन लग नहीं रहा था कि उस घर में कोई है। बिल्कुल अंधेरे में पड़ा हुआ था। आखिर कौन है उस घर में? अब मैं एक तरह से कहूँ ना, थोड़ा जिज्ञासा आ गई थी कि मैं पूछूं, देखूं। आखिर मैं बहुत देर तक आवाज़ लगाता रहा,
दरवाजे पर दस्तक देता रहा कि मुझे भूख लगी है, अब मुझे खाना चाहिए। लेकिन कोई मेरे जवाब का अब सवाल का जवाब ही नहीं आया। तब मुझे ढाबा पर जाना पड़ा खाना खा करके। तब मैं अपने कमरे में आ चुका था। मैं 11 बजे तक अब उस घर का पहरा किया। जब नींद सताने लगी ना, तब मैं सोचा कि अब तो 11 बज गया है और अभी तक चाचा नहीं आए, अब आज आएंगे भी नहीं जैसा उन्होंने बताया था। मुझे थोड़ी देर आराम करके फिर मैं एक आध राउंड ले लूँगा जैसे चाचा ने कहा है। मैं कमरे में आ चुका था, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, दिन दुनिया से बेखबर। मैं अब एक तरह से नींद के अब मदहोशी में था, सपने में देख रहा था। अचानक जैसे दरवाजे पर कुछ दस्तक हुई। दरवाजा जैसी दस्तक हुआ ना, जैसे कोई दरवाजे को खोल रहा है। तब मेरी आंख खुल गई थी। आज मैं कोई नशा पानी नहीं किया था, खाना जरूर खाया था, नींद भी अच्छी लगी थी। इसी बीच में दरवाजे का खुलने की आहट हुई। मैं ध्यान से देखने लगा, दरवाजा तो मेरा बंद था और फिर आवाज आने लगी जैसे कोई बंद दरवाजा चरमरा के खुल रहा हो। तब मेरा ध्यान अब जो कमरों के बीच में अब आपस में जोड़ने वाला दरवाजा था और उसकी तरफ गया। तब मैं देख रहा हूं कि एक दरवाजे का पल्ला अब धीरे धीरे खुल रहा था। जब खुल रहा था ना, तो चरचराहट की आवाज, अजीब सी आवाज और उसमें से निकल रही थी। शायद ये दरवाजा बहुत दिनों के बाद खुल रहा था, अकड़ सा गया था। खुलते वक्त वो चूई चूई अजीब अजीब सी आवाजें कर रहा था। मैं एकदम हक्का बक्का रह गया कि दरवाजा क्यों खुल रहा है। चाचा जब तक थे तब तक तो ये दरवाजा खुला नहीं। चाचा भी घूम के आते थे, खाना भी लाते थे और मुझे भी बुलाते थे, तो मैं बाहर से भी जाता था। अचानक चाचा के जाने के बाद ये दरवाजा क्यों खुलने लगा, इसका राज क्या है? सही कहूं ना, तो मैं उस दरवाजे की तरफ देख रहा था, लेकिन अभी तक पूरा दरवाजा नहीं खुला था। थोड़ा सा दरवाजा खुल करके और रुक गया था। मेरी सांस तेज तेज चल रही थी। कौन है भाई? कौन इस दरवाजे को खोल करके अब मेरी तरफ आना चाहता है? बात क्या है? क्या चाची हैं या फिर कोई और है? अब तो मैं देखा भी नहीं था और चाचा अब जो भी मैंने सवाल पूछा था वो गोलमोल जवाब दिए थे। बता भी नहीं पाए थे कि परिवार में कौन है, बस इतना बोला था कि हाँ मेरा एक छोटा सा परिवार है। मैं इंतजार करने लगा कि आखिर दरवाजा खुला है तो थोड़ा और खुलेगा। इतने में तो कोई इंसान बाहर आ ही नहीं सकता था, बहुत कम गैप में खुला था। तब मुझे हैरानी हुई कि जब वो आवाज अंदर से आई, जैसे कोई धम धम करता हुआ अब इधर से उधर चाचा के कमरे में घूम रहा हो। सही कहूं ना, मुझे लगा कि कहीं चोर उचक्का का काम तो नहीं है। चाचा बताते थे कि इस एरिया में चोरी चकारी बहुत होती है और मैं तो अब एकदम से घबरा गया था। मुझे लगा कि चोर होगा। आखिरकार मैं उठ बैठा, उस दरवाजे में जो थोड़ा बहुत खुला हुआ था और उसमें झांकने लगा। जब मैं झांका ना, तो मेरी होश उड़ चुके थे। मैं देख रहा हूं कि कमरे में भरपूर रोशनी हुई पड़ी है और कमरे के बीचों बीच जो अंदर वाला कमरा था उसमें एक जवान लड़की सफेद चमकता हुआ कपड़ा पहने हुए और वो गोल गोल घूम रही है, जैसे वो कुछ सोच विचार कर रही हो, कुछ सोचने की कोशिश कर रही हो। जब मैंने उसको देखा ना, इतनी सुंदर लड़की, जवान लड़की और चमकीला कपड़ा पहने हुए, मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि चाचा का ये बेटी है या फिर कौन है ये। अब उस घर में यही लड़की मुझे नजर आई और वो भी बेचैन थी। ऐसा क्या हो गया था? मुझे लगा कि मैं जरा बाहर निकल के उस साइड से देखूं, कहीं चाचा तो नहीं आ गए। दरवाजा अब बंद है, खुला है, जब जा करके आगे पता लगेगा। मैं धीरे से अपना दरवाजा खोल के बाहर निकल चुका था। आज जब मैं घूम के मेन दरवाजे पर पहुंचा तो जैसे दरवाजा पहले बंद था वैसे ही बंद था, मतलब वहां चाचा आए नहीं थे। फिर मैं वापस गया। जब वापस गया ना, तो मैं देख करके हैरान रह गया। जैसे ही दरवाजा अपना खोलता हूं और अंदर पहुंचता हूं, वो लड़की तो मेरे कमरे पर, मेरे तख्त पर बैठी हुई और अपने दोनों पैर को जैसे हिला रही है, जैसे मूड में हो, मस्ती में हो। अब वो मुझे घूर घूर के देख रही है,
जब मैं अपने बिस्तर पर देख रहा हूं तो मेरे और दिमाग अब एक तरह से बेचैन हो गया कि आखिर ये चाचा का कौन सा रिश्तेदार है, बेटी है या फिर कोई और है। चाचा ने कभी सही नहीं बताया था। सही कहूँ ना कि मुझे बड़ा घबराहट हो रही थी। अगर मैं कुछ गलत सवाल पूछ देता फिर वो लड़की चाचा से शिकायत कर देती तो मेरी नौकरी चली जाती। फिर मैं एक तरह से बेघर हो जाता। फिर मैं उस ठेके पे पहुंच जाता जैसा मैं पहले कर रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज निकल ही पड़ी कि आपको मैं पहली बार देखा हूं इस घर में। वो जो लड़की थी अभी भी पैर हिला रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं दोबारा सवाल को दोहराया कि देखिए, मैं आपको जानता नहीं हूं, पहली बार देखा हूं। आप चाचा के रिश्तेदार हैं? चाचा के रिश्ते में आप क्या लगती हैं? लड़की अब जाके मुस्कुराई और वो मुझे इशारे से बुलाने लगी। एक शब्द उसके मुंह से निकले नहीं थे। जब वो बुलाने लगी तो मैं समझ में आया कि शायद नजदीक बुला करके मेरे सवालों का जवाब देगी कि आखिर चाचा का कौन सा रिश्तेदार लगती है, बेटी है या फिर दूर का कोई रिश्तेदार है। जब मैं उसके नजदीक पहुंचा ना, अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे हाथ पकड़ा ना, मेरे शरीर में जैसे बिजली की करंट दौड़ने लगी थी। सही कहूं ना, एक पल के लिए मैं अपने आप को अचेत पाया था। ऐसा लग रहा था कि मेरा मस्तिष्क शून्य हो गया है, दिमाग काम करना बंद कर दिया है। हर तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। एक करंट पूरा शरीर में महसूस हो रहा था। अगले पल जैसे मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया हो, जैसे मैं शक्तिशाली हो गया हूं। मेरे शरीर में उमंग आ चुकी है, शरीर ताकतवर हो चुका है। ये सब कुछ ही क्षणों में हुआ था। तब वो लड़की मेरा हाथ को छोड़ दिया। मुस्कुराती रही। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। बस मेरा ऐसा दिल हुआ पड़ा था, जैसा मन कर रहा था कि ये लड़की तो बड़ा सुंदर है, अब ये मेरी दोस्त बन सकती है क्या। यही सब ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। शायद उस टाइम इस लड़की ने मेरे मन में इस सब ख्याल को भर दिया होगा और वही मैं अब ख्याल को सोच रहा था। तभी लड़की कहने लगी, अरे खड़े क्यों हो, बैठो, लो बैठ जाओ ना, बैठो ना। खुद भी बैठ गई और मुझे भी बैठने पर मजबूर कर दिया। अब फिर मैं बैठ गया। तब वो कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारे चाचा का कोई रिश्तेदार नहीं हूं। मैं चुपचाप उसको देखता रहा। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन सब गड़बड़ हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दिमाग अब कहीं काम नहीं कर रहा है। मैं जो पूछना चाहता हूं दिमाग में तो आता है, लेकिन वो जुबान पर नहीं आ पाता। ना जाने ऐसा मेरे साथ में अब क्या चल रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था। लड़की खुद ही बोलती जा रही थी कि मैं आपका चाचा का कोई रिश्तेदार नहीं हूं। फिर अपने आप कह रही थी कि देखो ना, मैं उनके परिवार से हूं, मैं एक प्रेतात्मा हूं। मैं जो आपका चाचा है ना, मुझे कैद करके रखा है। मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए इस घर से। मैं इस जगह से दूर जाना चाहती हूं। सही कहूं ना कि अभी तक मेरा दिमाग सुन्न पड़ा था। मैं उस बात को समझ रहा था, दिमाग में आ रहा था, लेकिन मतलब नहीं समझ पा रहा था कि ये प्रेत आत्मा होती क्या है, प्रेत आत्मा क्या भला है। मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार मुझे वो बोल रही थी कि मुझे इस घर से आज़ादी चाहिए, क्या तुम मुझे आज़ाद करवा सकते हो। सही कहूं ना कि मैं उसकी बात को बिल्कुल मतलब ही नहीं समझ पा रहा था। अचानक उस लड़की को भी लगा कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया है। और तब उसने मेरा हाथ को दोबारा से पकड़ लिया। वैसे ही बिजली की झंझनाहट से महसूस हुई। एक क्षण के लिए लगा कि मेरा दिमाग फिर सुन्न हो चुका है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। और अगले पल सब कुछ साफ स्पष्ट, आवाज भी साफ सुनाई पड़ रही थी और मैं साफ साफ देख भी पा रहा था। अब मेरा दिमाग सही ठिकाने पा गया था। अब फिर वो लड़की कहने लगी, तुम मेरी बात को सुन रहे हो, तुम मेरी बात को सुन रहे हो, सुनाई पड़ रहा है। तब मैंने सर हिलाया, हाँ हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। फिर वो लड़की कहने लगी, देखो मैं तुम्हारे चाचा का कोई रिश्तेदार नहीं हूं, ना उनका दूर का रिश्तेदार हूं, ना उनका कोई सगा संबंधी हूं। मैं एक प्रेत आत्मा हूं
हाँ, मुझे इस घर से आज़ादी चाहिए। मैं इस घर में रहना नहीं चाहती। हाँ, तुम्हारे चाचा ने मुझे कैद करके रखा है। वो मुझसे ना जाने कैसे कैसे काम करवाते हैं। मैं ये काम सब करना नहीं चाहती। मुझे आज़ादी चाहिए। मैं इस घर में रहना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे आज़ाद कर सकते हो? सही कहूँ ना, मैं कांप के रह गया था उसकी बात सुन करके। शुरू में तो मुझे लगा कि लड़की मजाक कर रही है, ये मजाकिया लड़की है, लेकिन वो सीरियस होकर बोल रही थी। और जब वो बोलती थी ना, आंखें की पलकें झमकती नहीं थी उसकी। एकदम जैसे लग रहा था कि पलकें चौक हो गई है, बिल्कुल हिल डुल नहीं रही हो। आंखों में एक चमक भी दिखाई दे रही थी। कपड़ा जो पहन रखी थी ना, वो भी मेरे लिए अजूबा से कम नहीं था। वो सफ़ेद चमकदार कपड़ा, अब मैं ऐसा कपड़ा बहुत कम देखा था। अब मैं कहूँ ना कि मुझे अब जो लड़की कह रही थी उस पर यकीन होने लगा था कि ज़रूर ये साधारण लड़की नहीं है। ये कोई, जैसे बता रही ना, प्रेत आत्मा है। अब प्रेत आत्माओं के बारे में मैंने बहुत बुरी बुरी बात सुनी थी कि प्रेत आत्मा जिसको दिख जाती है ना, अब समझ लो उसका काम तमाम हो जाता है। उसको तो या तो मार देती है या फिर अपने बस में कर लेती है। दो काम करती है, या तो उसका खून पी जाती है मारने के बाद में, या फिर अब बस में करने के बाद में अब उसका इस्तेमाल करती है। जो इच्छा वो अपने मन में पाल रखी है, अपनी इच्छा को, शारीरिक इच्छा को पूरी करती है। मैंने ऐसी ही बात अपने दोस्तों से सुनी थी। अब मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। तब शायद मेरे चेहरे पर डर उस लड़की ने देख लिया। कहने लगी कि देखो, तुम मुझसे मत डरो। तुम, मेरे से डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो तुमसे मदद मांग रही हूं कि तुम मुझे आज़ाद करवा दो। अब मैं कहूँ ना कि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। वो लड़की जो बोल रही थी ना, मैं सब कुछ समझ रहा था। दिमाग काम नहीं कर रहा था, डर में भरा हुआ था। हाथ से पैर तक कंपी ले रही थी, रोंगटे खड़े हो चुके थे। तब वो लड़की फिर मुस्कुराती हुई कहने लगी कि तुम मेरी बात को सुन रहे हो? मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम मुझे आज़ाद करवा दो। तब मैं बोला कि मैं भला कैसे आज़ाद करा सकता हूँ? आई चाचा आपको अब कैद में क्यों रखें? आप कैद में कैसे हो सकती हैं? आप तो आज़ाद हैं। तब वो हंस के कहने लगी कि हाँ, मैं इस घर में आज़ादी से घूम सकती हूँ, लेकिन बाहर नहीं। बाहर मैं तुम्हारे चाचा के साथ जाती हूँ और चाचा के साथ वापस आता हूँ, लेकिन चाचा अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए। आज नहीं आए। आज हमारे पास में मौका है। अब एक तरह से तुम्हारे पास भी मौका है कि तुम मुझे आज़ाद करवा दो। देखो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी। मैं तुम्हें एक तरह से प्यार भी दूंगी और दूसरी चीज़, मैं तुम्हें पैसा भी दूंगी ताकि तुम अपने घर पर लौट सको, अपने परिवार में जा सको। अब मैं जब सुना ना, यार ये तो उस लड़की को भी पता है। शायद मैं उस रात जब चाचा के साथ पहली बार आया था, तब मैं अपनी कहानी सुना रहा था, तब वो लड़की शायद मोटे पर्दे के पीछे में होगी और उसने मेरी बात को सुन लिया होगा। सही कहूँ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ये लड़की, ये अपने आप को प्रेतात्मा बता रही है, लग भी रही थी जैसे मैं अब महसूस कर रहा था। वो एक तरह से मुझे प्रार्थना कर रही थी कि तुम मुझे आज़ाद करवा दो। लेकिन मैं कैसे आज़ाद करवा दूं? मुझे नौकरी करना था। अगर चाचा को पता लग जाता कि आज़ाद करवाना है, एक्चुअल में मैं कोई तांत्रिक तो था नहीं। मैं कैसे इस लड़की को आज़ाद करवा सकता हूँ? लड़की मुझे लालच देने लगी, कहने लगी देखो, मेरे पास में अब कल तक का वक्त है। तुम्हारे चाचा है ना, कल भी नहीं आएंगे। वो परसों सुबह में वहाँ से निकलेंगे और देर रात तक आएंगे। हमारे पास कल तक पूरा रात है। देखो, जो तुम्हारी मन में इच्छा है मैं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे आज़ादी चाहिए। सही कहूँ ना, तो मैं अब काँप रहा था डर से कि हे भगवान, मैं कैसे इस घर में आ गया हूँ और मैं एक चुड़ैल लड़की के सामने खड़ा हूँ। प्रभु, मेरी रक्षा करना। लड़की मुस्कुराने लगी, कहने लगी अरे मैं ऐसा ही नहीं हूँ, मैं किसी के नुकसान नहीं पहुँचाती हूँ। तुम मुझसे डरने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारा भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मैं ऐसी, जैसे तुम अपने मन में ख्याल ला रहे हो ना, डर रहे हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तब मैं थोड़ा डर कम हुआ था। आखिरकार वो उस लड़की ने फिर मेरे सर पर हाथ रखा। जैसे सर पर हाथ रखा ना, फिर वही हुआ
एक पल के लिए मैं सब कुछ भूल गया था। और फिर अंधेरा छा गया था। और जब मुझे फिर आंख खुली और सब कुछ साफ दिखाई देने लगा, आवाज़ साफ सुनाई पड़ने लगी, और तब वो शायद मेरे पर जादू कर रखी थी। अब उसने अपने गोरे गोरे बाहों से मेरे को भर रखी थी। अब मुझे प्यार कर रही थी। हाँ, कह रही थी कि देख बबलू, मैं तुम्हें अब बहुत प्यार करती हूँ। जब से तुम इस घर में आए हो ना, हाँ, तब से मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं जानती थी कि तुम मुझे आज़ाद करवा सकते हो, तुम मेरा जरिया बन सकते हो आज़ादी का। हाँ, तब से मैं बेचैन थी कि कब ये चाचा जाएंगे और कब मुझे आज़ादी मिलेगी। हाँ, सही कहूँ ना, वो मुझे प्यार कर रही थी और मुझे भी वही करना पड़ रहा था। ना जाने उसने मेरे ऊपर में क्या जादू कर रखा था। बातें कर रही थी, सब कुछ समझ रहा था। और जैसे तैसे वो पूरी रात खत्म हुई। 4 बजते ही वो लड़की फिर मुझे कहने लगी कि मैं फिर मिलूंगी कल की रात में, लेकिन तुम मुझे आज़ाद करवाना है। हाँ देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। तुम्हारे जाने का सब कुछ प्रबंध कर दूंगी ताकि तुम अपने घर आराम से लौट सको। हाँ, लेकिन ये सब चाचा के आने से पहले करना पड़ेगा, नहीं तो चाचा अब जब आ जाएंगे फिर मैं आज़ाद नहीं हो पाऊंगी। उसके जाने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। शरीर भारी भारी सा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बुखार लपेट लिया है। अब मुझे नींद भी आ गई। नींद में बड़ा डरावने डरावने सपने देख रहा था। मैं देख रहा था कि मैं जंगल में भटक रहा हूं और वो लड़की मेरे पीछा कर रही है। बार बार कह रही है कि बबलू, मुझे आज़ाद करवा दो, मुझे आज़ाद करवा दो, इस घर से मुझे निकाल दो, मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। और फिर मेरी आंख खुल जाती थी। मैं डर जाता था। आप सही कहूँ ना कि दिन निकल आया था और इसके बाद मैं उठा था। मैं पूरी अब नहाने धोने के बाद अब फिर मैं ढाबा पर चला गया था। उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि ये लड़की कैसे आज़ाद हो सकती है। और ये जो चाचा हैं उस लड़की को क्यों बस में किए हुए हैं, क्यों उसको कैद में रखे हुए हैं, उससे क्या करवाते हैं। लड़की जो बता रही थी लेकिन आधी अधूरी बातें। मैं सोचने लगा कि आज जब लड़की रात को आएगी ना, तब उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लूंगा। अब तो डर मेरे मन से निकल चुका था। अब वही हुआ। जैसे ही रात हुई 9 बजा, तब वो दरवाज़ा उतना ही खुला और उसी गैप में लड़की बाहर निकल आई थी। मैं तो देख ही नहीं पाया था। जब वो हमारे तख्त पर आके बैठ गई तो मैं हड़बड़ा के उठा कि आप। तब वो कहने की लेटे रहो, आप सुनो, अब आज की रात हमारे पास मौका है, तुम ये मेरा काम कर दो। मैं कहने लगा कि पहले अपने बारे में बताइए, आप इस घर में क्यों हैं और इस चाचा आपको कैद में कैसे रखे हैं। आप तो आज़ाद है, जहाँ आपका इच्छा है जा सकती है। तब वो कहने लगी नहीं, जितना तुम आसानी से समझ रहे हो ना, इतना आसान नहीं है। जब तक चाचा ना चाहें मैं इस घर से आज़ाद नहीं हो सकती। तो मैं कहने लगा फिर चाचा अब नहीं चाहते हैं कि आपको आज़ादी देना, तभी तो इस घर में आप कैद हैं, तो भला मैं कैसे आपको छुड़वा सकता हूँ। तब वो लड़की मेरे गले में बांह डाल दी। अब एक तरह से प्यार करते हुए कहने लगी कि तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें वो जगह दिखा दूंगी आज जहाँ पर हमारा कैद का सामान रखा हुआ है। उस सामान को तुम नष्ट कर दोगे, पानी में डाल दोगे, बहते हुए पानी में, तब वो अब एक तरह से मुझे आज़ादी मिल जाएगी। मैं तो यही चाहती हूँ। अब बदले में तुम्हारे जाने का सब कुछ व्यवस्था मैं कर दूंगी ताकि तुम अपने घर पर आराम से ज़िंदगी काट सको। सही कहूँ ना, मुझे डर लगा था कि अगर इस बात को मैं आज़ाद भी करवा दूं और चाचा आए तो मैं क्या जवाब दूंगा। कहीं अब मैं समझ नहीं, चाचा कोई बड़े तांत्रिक हैं, कोई ओझा है, गुनी है, और तभी तो उस लड़की को अपने घर में कैद करके रखा हुआ, और वो भी एक आत्मा लड़की को। ये कैसे हो सकता है। वो जरूर तंत्र मंत्र के अच्छे ज्ञानी होंगे, उनको विद्या आती होगी। अगर वो विद्या का प्रयोग मेरे पर कर देंगे तो फिर मेरा क्या होगा। मैं बहुत डर चुका था। लड़की मेरे मन को बात को समझ जाती थी और कहती थी कि बबलू, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम। इसके बाद वो चाचा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, वो तुम्हें छू भी नहीं सकता है, तुम डरो मत। तुम अपना अब यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और अपने गांव की तरफ निकल जाओ। एक तरह से मुझे समझाने लगी और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि अब तो बहुत दिन हो चुका था
अपने परिवार से बिछड़े हुए, अपने गांव से बिछड़े हुए, मुझे अपने यार दोस्त, अपने परिवार, माता पिता सब याद आ रहे थे। अब मुझे भी लग रहा था कि मैं कब अपने गांव जाऊं, कब अपने गांव जाऊं। वो घड़ी अब शायद आने वाली थी। तब मैंने कहा कि बताओ मुझे करना क्या होगा। तब वो बताने लगी कि ये काम करना है। अब मैं जो सामान दिखाऊंगी मैं उसको छू नहीं सकती। तुम उस सामान को उठा करके पास की नदी में चले जाना है। बहता हुआ पानी है और उसमें डाल देना है। अब फिर मेरी आज़ादी पक्की हो जाएगी। मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम अपने घर में जा करके आराम से रह सकते हो, अपनी ज़िंदगी काट सकते हो, छोटा मोटा व्यापार करके। लड़की सब कुछ बता रही थी। आखिरकार जब हम अब उस लड़की से अलग हुए और लड़की कहने लगी कि चलो अब वक्त आ चुका है, अब रात के 12 बज चुका है, अब चाचा आज भी नहीं आएंगे, कल आएंगे देर रात तक। अभी हमारे पास मौका है, अब फिर हम देर नहीं कर सकते। इस काम को जल्द से जल्द निपटाना होगा। मुझे आज़ादी चाहिए। तब वो दरवाज़ा जो अब थोड़ा बहुत खुला हुआ था, अब मैं उसको खोलने लगा। बड़ी मुश्किल से मैं जाने लायक रास्ता अपने लिए बना पाया था। और लड़की तो बड़ा आराम से उसमें से निकल रही थी, आ रही थी, जा रही थी। उसके लिए कोई संकट नहीं था, संकट था मेरे लिए। आखिरकार उस कमरे में पहुंच गए। वाकई में उसमें किचन भी था, बड़ा सा कमरा था, सामने किचन था, बाथरूम था, मतलब जरूरत का हर सामान उस कमरे में भरा पड़ा था। लेकिन वो जगह कहाँ थी, अब वो लड़की बताने वाली थी। अभी भी मुझे पता नहीं था। अब वो एक जगह पर आ करके उंगली दिखाने लगी कि देखो बबलू, यहाँ तुम खुदाई करो। जैसे खुदाई करोगे ना, अब एक तुम्हें मटका दिखाई देगा, लाल कपड़े में बंधा हुआ, और उस मटके को ले जाना है और फिर नदी में प्रवाह कर देना है। जैसे तुम प्रवाह कर दोगे ना, नदी में डाल दोगे, तब मुझे आज़ादी मिल जाएगी। मेरा दिल जो था धड़क रहा था कि अगर मैं इसको आज़ाद कर रहा हूँ, अब ये तंत्र मंत्र से आज़ाद हो जाएगी, बंधन से मुक्त हो जाएगी। कहीं मेरे साथ में कुछ धोखा किया तो। जैसे ये बोल रही है कि तुम्हें जाने की व्यवस्था कर दूंगी, बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो। मैं मन में शंका कर रहा था। तब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, अब मैं तुम्हारे दिल की बात समझ गई। तुम डर रहे हो ना कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी या नहीं दूंगी। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि पैसे कहाँ रखा हुआ। सही में अब एक जगह पर गई और बोली, इस डब्बे के खोलो। डब्बा में खोला, तब मेरी आंखें चौंधी आ गई थी इतना सारा पैसा देख करके। मैं कहने लगा, ये तो चाचा का पैसा है। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, नहीं, ये चाचा का नहीं है, ये मेरा पैसा है। इस पैसे को तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारा पैसा तुम समेट लो और अपने लिए रख लो। आज जो मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी करो, समय व्यतीत हो जा रहा है। अगर इस समय निकल गया तो फिर मुझे आज़ादी नहीं मिल पाएगी। पैसे में समेट चुका था और सही में इतना पैसा था कि मैं तो बड़ा बड़ा सपना देखने लगा था उस वक्त में। लेकिन वो सपना देखने का समय नहीं था। आखिरकार लड़की के बताए हुए स्थान पर, फर्श पर मैं खुदाई करने लगा था औजार से, हथौड़ा चलाने लगा था। हाँ, थोड़ा मेहनत जरूर लगी थी और इसके बाद वो जगह खुल चुका था। हाँ, तब मुझे मिट्टी का एहसास हुआ। मिट्टी जब हटाया ना, तब मुझे वो मटका, छोटा सा मटका वो दिखाई दिया, लाल कपड़े में बंधा हुआ था। कपड़ा अब एक तरह से मिट्टी में रख करके सड़ चुका था। जैसे मैं हाथ लगाया ना तो कपड़ा फट चुका था। तब मैंने अब उस मटके को बाहर निकाल लिया। जैसे लड़की ने बताई थी, और मेरे पीछे पीछे चल रही थी कि चलो। अब एक तरह से दरवाजे के बाहर आकर के वो रुक गई। कहने लगी, तुम जाओ नदी किनारे और इसको डालाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ इसी जगह पर। सही कहूँ, मेरे सांस अब जैसे जवाब दे रही थी। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। मैं एक तरह से चोरी करने जा रहा था चाचा के घर में। वो गड़ा हुआ चीज निकाल करके मैं नदी में प्रवाह करने वाला था। सब वो लड़की करवा रही थी। मुझ पर जादू कर रखा था। अगर मैं अपने होश हवास में होता ना तो ये काम कभी भी नहीं करता। लेकिन जैसे मैं उस लड़की के जाल में फंस चुका था और जो लड़की की इच्छा थी मुझे सब कुछ करवा रही थी। आखिरकार मैं उस मटके को लेकर के दौड़ पड़ा था। जब नदी के पास पहुंचा और नदी में एक तरह से उसको उछाल दिया, तब मेरा मन
थोड़ा हल्का हो चुका था। जैसे ही मैं मुड़ने को तैयार हुआ ना, लड़की तो मेरे बगल में खड़ी थी, मुझसे लिपट गई और कहने लगी कि बबलू, मैं तुम्हारा ये जो उपकार है ना, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। और तुम डरो मत, मैं कह रही हूं कि तुम्हारे पास में कल रात तक का वक्त है। और तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और इस जगह से निकल लो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं करता था। मैं अब लड़की से बोलने लगा, नहीं, मैं ऐसे भाग नहीं सकता। मैं बगैर चाचा से मिले जा नहीं सकता। अगर चाचा पूछेंगे ये सब क्या हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगा। और तब लड़की ने मुझे समझाया कि मुझे क्या पता, तुम बिल्कुल बोल देना कि मैं तो घर में जाता ही नहीं था। अब जिस तरह से समझाई हमें दिमाग में बिठा लिया था। अब वो पैसा कौड़ी जो था मैं छिपा के रख दिया था, और वो भी उस घर में नहीं, कहीं और जगह पर, जहां मैं आसानी से उसको पा सकूं। इतना छिपा कर रखा हुआ था मैं, ताकि किसी को नजर न पड़ सके। और फिर मैं पूरा दिन इंतजार करता रहा। अब वो लड़की तो आजाद हो चुकी थी। मेरे मन में अब एक तरह से कहूं ना, सुकून मिल चुका था। ना जाने कब से वो लड़की इस चाचा के चंगुल में फंसी हुई थी, और ना जाने चाचा इससे क्या क्या करवा रहे थे, खाना बनवा रहे थे, ना जाने और क्या क्या करते होंगे। और मुझे अब अंदाजा लग चुका था कि जो जंगल में जाते थे ना, शायद उस लड़की को साथ में ले जाते थे। और वो लड़की बताती थी कि यहाँ पर कुछ जेवर दबा हुआ है, कोई खजाना छोटा मोटा दबा हुआ है, और उसको खुदाई करते थे। उस जेवर को निकालते होंगे और फिर वो बाजार में बेच करके अब एक तरह से पैसे वाले बन चुके थे, पैसा कमाते थे उस लड़की के द्वारा। जो कुछ मैं समझ पाया था बस यही था। आखिरकार पूरा दिन इंतजार करने के बाद लड़की सही बता रही थी, चाचा नहीं लौटे थे। 9 बजे के बाद आखिरकार चाचा का अब आगमन हुआ था। आज सीधा कहूँ ना कि वो मेरे पास ही आए थे। कब आए थे मुझे एहसास तब हुआ जब दरवाजे पर वो दस्तक देने लगे, हाँ मेरा नाम पुकारने लगे। वो बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे थे। मुझे तो पता नहीं कि शायद वो अपने दरवाजे में अब जा चुके थे या नहीं जा चुके थे। क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों किए हुए, मुझे घबराहट होने लगी थी। चाचा जैसे सबको उनको पता लग गया था, जैसे उनको मालूम हो चुका था कि उनके घर में क्या क्या हुआ। आते ही मुझ पर बरस पड़े, तूने ये काम किया, उस आत्मा को तूने भगाया यहां से उसके कहने पर। मैं तुझे समझाया था ना कि इस घर का रखवाली करना। अब मैं कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं कहने लगा, चाचा जी कौन सी आत्मा? आत्मा को मैं कब देखा, मैं तो जानता भी नहीं। जो आपने बताया था मैं वही काम कर रहा था। मैं तो घर का रखवाली करता था। मैं तो घर आपका खुला देखा नहीं। मैं 2 बार गया था खाना मांगने के लिए, लेकिन दरवाजा तो खुला ही नहीं। मुझे नहीं पता कि आपके घर में कौन रहता था। चाचा बड़े गुस्से में थे, अब अनाप शनाप बोल रहे थे। आखिरकार उसी रात को मुझे कहने लगे, तू निकल बबलू, तू मेरे आंख के सामने से हट जा और दोबारा नजर मत आना। इतना मुझे डांट रहे थे। आखिरकार मुझे डर के वहां से भागना पड़ा। और इसके बाद मैं रात स्टैंड पर काटा था। लेकिन अब मेरे पास में पैसा था, और वो पैसा लेकर के मैं अपने शहर, अपने गांव लौट आया था। रास्ते भर में मैं सोचता था कि क्या मैंने उस चाचा के साथ सही किया या गलत किया। लेकिन मुझे उस बात का अफसोस नहीं थी। मुझे एक सुकून था कि एक आत्मा लड़की को एक तांत्रिक अपने कब्जे में ना जाने कितने सालों से किए हुए था, और उसे एक तरह से बंदिश में रख करके जबरदस्ती काम करवा रहा था, अपने मन की काम करवा रहा था। ना जाने उसके साथ में क्या क्या करता होगा। अब मुझे तो बड़ा सुकून मिल रहा था कि मैंने एक नेक काम किया है। उस लड़की को अब उसके कैद से छुड़वा करके मैं सही में एक नेक काम किया हूं। मेरे दिल पर अब बोझ नहीं है। जब मैं घर अपना पहुंचा ना, तो घर वाले तो मेरे लिए अपने बाहें फैला रखे थे। मेरी माँ रो रही थी, मेरे पिता रो रहे थे। अरे तू कैसे भाग गया था, आज के बाद कहीं नहीं तू जाएगा, और सुनो आज के बाद इसको कोई डांटेगा नहीं। और तब मैंने कहा कि नहीं बापू, ये मेरी गलती थी। मुझे एक सनक दिमाग में चढ़ जाती थी, और फिर मैं अपने आप को भूल जाता था। ये गलती मैं खुद नहीं करूंगा। आज के बाद इस घर को छोड़ करके, इस गांव के छोड़ करके मैं कभी नहीं जाऊंगा। और जब वो पैसा दिया तो बापू की आंखें फैल गई थी, और कहने लगी, कहाँ से लाया, चोरी किया है, डकैती किया है? ये नहीं बापू,
ये मेहनत का पैसा है, ये मेहनत से कमाया। इस बात को मैं जरा भी एहसास नहीं होने दिया कि हाँ, ये आत्मा का दिया हुआ पैसा है। लेकिन बबलू जी अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जो अब लोग हैं, भतीजे हैं, और वो बताते हैं, जिनका नाम है प्रमोद, कि उनकी जो मौत थी ना, शादी भी हो गया था, अब बच्चा भी हो गया था, और नदी के किनारे पर डूबने से हुई थी। नदी में नहाने गए थे, और इसके बाद ना जाने उनके साथ में क्या हुआ कि वो डुबकी तो लगाए नदी में, लेकिन वो भर नहीं सके। आखिरकार लोग बाग ढूंढने लगे, और तब उनकी लाश नदी में तैरती हुई मिली थी। अब क्या हुआ था उनके साथ में, एक रहस्य की तरह रह गया है। तो दोस्तों, अब ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है, ऐसी कोई घटना है जो आप बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को भेज सकते हैं।